चलो ना, देखो भाई सुनो, अपन अगर P की बात करें, है ना, तो P एक तो P0 होगा, एक P3 होगा, एक P6 होगा, ठीक है। तो एक P0, एक P3 और एक P6। ये P3 क्या है बताओ, आधा भरा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे हाफ फिल्ड है, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, हाफ फिल्ड बोलेंगे। और ये फुल फील्ड है, ठीक है भाई, तो इसको तो बोलोगे आप हाफ फील्ड और इसको बोलोगे फुल फील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इन दोनों की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है भाई। किस किस की? अब बात करें कि साहब ये स्टेबिलिटी है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी बात करो। देखो तुम्हें सर नीचे बैठ जाओ, 5-10 मिनट आ जाना, है ना। एक तो हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड, दोनों में से स्टेबिलिटी की बात करें किसकी ज्यादा होगी, है ना। अब मैं पहले तो लेता हूं, देखो कंपैरिजन भाई P2 की, और एक कंपैरिजन लेता हूं P3 की। P2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। P3 में बोलो। और एक चलो अपन एक और ले लें यहां, P1। ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑर्बिटल हैं, एक P1 है, एक P2 है और एक P3 है। अपन क्या चेक करना चाह रहे हैं कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना भाई, स्टेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो अपन देखो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि किस में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, किस में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है। कल का जो वीडियो था उस वीडियो को लास्ट में जाके देखना, एक जगह मैंने ये बता रखा है नंबर ऑफ एक्सचेंज, वीडियो के लास्ट में क्या बता रखा है, नंबर ऑफ एक्सचेंज बता रखे हैं। उस नंबर ऑफ एक्सचेंज पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी बात मैं नहीं करूं अभी, इसकी बात करूं। यहां नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 है, नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 है। कैसे? इसको आप यहां ले जाओ, सही है कि नहीं, और इसको यहां ले जाओ, मतलब ये इसमें आ सकता है और ये इसमें आ सकता है। नंबर ऑफ एक्सचेंज बराबर 1, सही है कि नहीं भाई, नंबर ऑफ एक्सचेंज इक्वल 1। इसमें देखें, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और बताओ कौन सा रह गया, बीच वाले का तीसरे वाले से, बीच वाले का तीसरे वाले के साथ। तो बताओ इस P3 में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं? 3 है। और कोई पॉसिबिलिटी तो बता दो, बोलो, कोई नहीं है ना पॉसिबिलिटी। और इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज 0, नंबर ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया कि नहीं, कैसे देखेंगे, मतलब कुल मिला के बात ऐसे करें अपन, मान लो कि ये 2 घर हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं। ये घर तो है तीसरा, लेकिन इसमें कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है, भूत बंगला है। कितने मकान है? केवल 2। इसमें भी आदमी रहता है, इसमें भी आदमी रहता है। ये दोनों आपस में क्या है, सब्जी का आदान प्रदान कर लेते हैं। इस घर की सब्जी इसमें चल जाए, इस घर की सब्जी इसमें आ जाए, सही है कि नहीं। ये 2 मकान खाली पड़े हैं, बिल्कुल अकेला रह रहा है। इसके घर में एक सब्जी बनी, दाल, तो बताओ किसके रोज साथ रोटी खाएगा? दाल के साथ ही खाएगा। क्यों? एक्सचेंज अगल बगल में कोई है ही नहीं। दाल बन गया, दाल के साथ रोटी खा लेगा, कल भिंडी बन गई, भिंडी के साथ खा लेगा, परसों टिंडा बन गया, टिंडा के साथ खा लेगा, एक ही सब्जी के साथ खाएगा। इस आदमी की बात कर लो, इसकी घर में दाल बनी, तो इसने क्या किया, दाल की कटोरी तो परली तब पकड़ा दी और परली तरफ से पनीर की ले ली है। तो बताओ ये आदमी कितने के साथ रोटी खाएगा, कितनी सब्जी के साथ? 2, एक खुद के घर की दाल और एक पड़ोसी की पनीर। ये कितने के साथ रोटी खाएगा? ये पनीर उसकी दाल, खुद की पनीर और इसकी दाल, ये 2 सब्जी के साथ, ये 2 सब्जी के साथ। बोलो सही कि नहीं? इधर चल जाओ, ये बताओ
कितनी सब्जी के साथ रोटी खाएगा? 3 के साथ। खुद की और बाकी दो की। दोनों की बताएगी। भाई इसने क्या किया, दाल बनते एक एक कटोरी दोनों को भिजवा जी कि एक तो भाई यहां भेजा इधर शर्मा जी के और एक उधर भेजा प्रिंसिपल साहब के, सही है ना, 2 जगह भिजवा दी, अब दोनों जगह से भी आ गई, तो बताओ कितने के साथ खाएगा? 3 के साथ खाएगा। इसकी तुलना में ये ज्यादा मोटा हो जाएगा कि नहीं? खा के बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। क्यों? 3 के साथ खाना खा रहा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार मोटर रोटी खा रही हो, सही है कि नहीं? 3 सब्जी रोटी और एक प्याज और काट ली, सलाद, सही है कि नहीं? बताओ ये जो आदमी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? सबसे ज्यादा खुश होगा कि नहीं? इसकी कंपैरिजन में ये तो बेचारा क्या है, अकेला है। दाल बन गई, दाल खा ली, भिंडी खा ली, भिंडी खा ली, चटनी बन गई तो चटनी खा ली, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये 2 के साथ खाएगा, इसकी कंपैरिजन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और इसकी कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा होगी। बोलो सही है कि नहीं? तो बताओ P1, P2, P3 तीनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? क्यों? यहां नंबर ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए मैंने ये कह दिया कि P3 की स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। ठीक है ना? आगे बात समझ में। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, एक नोड। क्या ले रहे हैं बताओ? नोड ले रहा हूं। नोड क्या है वो देखो, इलेक्ट्रॉन, ये रहा देखो, इलेक्ट्रॉन को वेव माना जाता है। डी ब्रोगली ने दोनों माना था, हाँ वेव भी कहा था और पार्टिकल भी कहा था। मैं इसको पार्टिकल वेव नेचर मान लो, मान लो ऐसा जा रहा है, ठीक है? ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, तो ये जो पॉइंट है ना भाई, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां इस इलेक्ट्रॉन का आयाम 0 हो जाएगा, या फिर मैं कहूं कि ये वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है भाई, और इस एरिया को बोला जाएगा नोड। क्या बोला जाएगा? नोड। इसको भी क्या बोला जाएगा? नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो नोड वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0, या प्रोबेबिलिटी बोल दो आप, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाए? 0 हो जाए। क्या बोलोगे आप उसे? नोड बता दिया मैंने ऐसे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा हो गई, अब घटती जाएगी और 0 हो गई, फिर बढ़ती जाएगी मैक्सिमम, फिर घटती जाएगी 0। आ रही बात समझ में? ये इसका मतलब, जैसे आप p ऑर्बिटल बनाते हैं तो p आप ऐसे ही तो बनाते हैं भाई, बोलो सही है कि नहीं? देखो यहां से चला मैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है ना, देखो ये पतला सा मोटा हो गया, फिर पतला, तो यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम हो गई, अब कम होती जा रही है, घटती जा रही है, सही है कि नहीं? तो इसी को तो बता रही है ये। तो नोड क्या होती है बताओ? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या बोलेंगे आप उसे? नोड बोलेंगे भाई, ठीक है? अब इस नोड को मैं आगे क्या क्या, अब चलो एक मैं चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको नोड निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ नोड निकालने का फार्मूला हुआ n - l - 1, n - l - 1, ठीक है? n - l - 1 नोड निकालने का फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1s की बात करूं, n की जगह कितना रखूं? 1,
एस पी डी एफ 0 1 2 3 किसकी वैल्यू है ये? 1 माइनस 0 माइनस 1 0 नोड होगी किसमें? 1s में। ठीक है, चलो 1p में बताओ देखा। 1 माइनस 1 n की जगह 1। ठीक है, चलो सॉरी 1p नहीं हो तो 2p होगा, तो 2p की बात करेंगे अपन। 2p बोलो। 2 माइनस 1 माइनस 1s में नोड 0, 2p में नोड 0। थ्री डी में बताओ देखा। 0 होगी। n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए 2, 1s में 2p में नोड कितनी होंगी? 0 होंगी भाई। ठीक है, अब मैं इसको वो बताऊं कि ये मैंने निकाले कैसे। अगर वैसे बताऊं तो आपको मैं ये न्यूक्लियस, ये बताओ वो क्या है? ये एस है, पी है, डी है, क्या ये बताओ? पी है, पी है ना? अगला पी बना रहा हूं मैं। उससे अगला पी बना रहा हूं मैं। पी है ना सारे ये? तीन पी बना दिए मैंने। ये 2p, p2 से स्टार्ट होता है। ये 3p, ये 4p। आगे चलते जाओ, बोला सही नहीं? आगे चलते जाओ। 1p तो होता ही नहीं ना, बता रखा है मैंने। n प्लस एल नियम के अकॉर्डिंग 1p नहीं होता। अच्छा, तुमको नहीं बताया मैंने? पूछा तुमने एक दिन? मैं बताऊंगा अभी। चलो 1p नहीं होता, कुल मिला बात ये है। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा। ये तो क्या होगा बताओ? 2p, ये 3p, ये 4p। अब आप न्यूक्लियस से लेकर के 4p का बीच का एरिया देखो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो ये तो 2p हो गया, यहां से लेकर यहां तक एरिया में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है। एक यहां से यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दो एरिया, एक ये रहा और एक ये रहा, दो एरिया ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो बताओ 4p में नोड कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। एक तो ये रही और एक ये रही। बोलो सही नहीं? तो बताओ 4p में कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। 3p में बताओ? 1 होगी। 2p में बताओ? 0 होगी। तो 2p का तो अपन ने निकाल ही लिया। 2p का तो अपन ने निकाल ही लिया। 3p का निकालना और बता दूं, समझ में आ जाएगा नोड वाली कंसेप्ट। किसका और समझा दूं? 3p का ले लो। चलो n माइनस एल माइनस 1, n बोलो p के लिए 1 माइनस 1 आ गई। देखो किसके लिए? 3p के लिए 1 आ गई। 1 है, वो 2 है, 1 ये वैसा वाला है, ये है ना, ये बस लिया ये है। 1 की तैयारी ना 3p के लिए। अब किसके लोड निकालना होता है? 4p। n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 4 माइनस 1 बोलो 2 आ गई। सही है कि नहीं? तो नोड समझ आ गया? नोड होता है जहां इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है या पाए जाने की जो संभावना है वो 0 होगी। क्या बोलोगे आप उसे? नोड बोलोगे। तो ये नोड है, यहां लिख दूं, ये नोड है, ये नोड है। नोड निकालने का फार्मूला समझ में गया? क्या फार्मूला बोलो? n माइनस एल माइनस 1। क्या निकालने का फार्मूला है? नोड निकालने का फार्मूला है भाई। कोई दिक्कत नहीं ना? फार्मूले से बता दिया पहले तो।
फिर विद डायग्राम बता दिया कि आप इसको कैसे समझेंगे। 2p में कोई नोड, देखो न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक कोई एरिया नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 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 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब 2p और 3p के बीच में ये एरिया जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या बोलेंगे आप इसे? नोड बोलेंगे। तो 3p में एक नोड हो जाएगी, और न्यूक्लियस से अगर आप 4p में जाओगे तो कितनी जगह आएंगी? 2 नोड आ जाएंगी। एक तो नोड ये आ गई, एक नोड ये आ गई। ठीक है भाई, बताओ समझ आया कि नहीं? ये बढ़िया। किससे समझाया मैंने? इससे। अब चलो, हाँ अब मैं एस से और समझा दूं एक बार, एस से और समझाते हैं अपन। चलो ये लो भाई, ये न्यूक्लियस बाद में बना दें। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया भाई 1s। क्या हो गया? 1s। 1s के बाद बोलो 2s आएगा। अब ना ये पूरा ही 2s है, पूरा ही क्या है ये? 2s। 1s हो गया, 2s हो गया। अब क्या आएगा? 1s 2s और ये बोलो 3s। इसके बाद 4s आते ही रहेंगे, तो चलते जाओ। ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर के 1s के बीच की, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस देखो, क्या कोई एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है? कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन है भाई। तो 1s में नोड 0 होगी, इधर लिख दे। 1s में बोलो 0 नोड होगी। 2s से लेकर, यहां से लेकर के न्यूक्लियस के बीच की दूरी थी, यहां तक लो एक एरिया ये रहा। तो 2s में बोलो 1। 3s में एक नोड तो ये रही भाई, एक नोड ये रही। तो 3s में कितने बताओ? फार्मूले से देख लें क्या? फार्मूले से देख लो, चलो इसका निकालो। n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ गई। इसकी निकाल लेना चाहिए। बताओ नोड समझ में आएगा नहीं? ये सारी नोड है, सारी सारी क्या है? नोड। पता लग गया ना? वो एरिया होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ का, वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए। क्या बोलेंगे आप इसे? नोड बोलेंगे। नोड निकालने का फार्मूला क्या है? सही है। अब मैं आपको एक दूसरी कंसेप्ट बता रहा हूं। दूसरी कंसेप्ट ले लेते हैं भाई, नोडल सरफेस। क्या ले रहे हैं बताओ? नोडल सरफेस ले रहे हैं। नोडल एन है, नोडल सरफेस ले रहे हैं। तो नोडल सरफेस वही है, नोड को ही क्या बोल देंगे? नोडल सरफेस बोल देंगे। लेकिन ये नोडल सरफेस ओनली एस के लिए काम आएगा। नोड सबके लिए, नोड सबके लिए, और नोडल सरफेस ओनली एस के लिए काम आएगी। बात वही है, नोड ही है, नोड को ही नोडल सरफेस बोला जाएगा एस के लिए। तो यहां वो ही निकलेगा। 1s में बताओ भाई कोई एरिया नहीं है? 0। सही है ना? 2s में बोलो 1। 3s में बोलो 4s में बोलो 5s में बोलो 6s में बोलो। कौन से फार्मूले से निकाले भाई? इससे निकाल लूं तो एक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1
6s है, 6 माइनस 1 5 है, तो n माइनस 1 सिंपल हो गया है थोड़ा, इसलिए काम लिया मैंने। n माइनस 1 क्या निकालने का फार्मूला है? नोडल सरफेस निकालने का फार्मूला है, सही है ना? क्या n माइनस 1 से नोड निकल सकती है? निकल तो रही है, नोड ही तो है ये, लेकिन ये फार्मूला केवल s के लिए आएगा। अगर आप इस फार्मूले को 2p पे लगा दो, बात नहीं बनेगी भाई, 2p पे नहीं बनेगी, क्योंकि 2p पे अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी बताओ? 1 आएगी, जबकि वास्तव में 2p में नोड 0 होती है। तो इधर पहले तो निकाला था 2p में 0 होती है, इसी में है क्या? पता नहीं। 2 माइनस 1 माइनस 1। हाँ चलो उससे लगा लो ना। फार्मूला अपना इसका क्या निकालने का बताओ? n माइनस एल माइनस 1। n कितना? 2। l कितना? माइनस 1, 0 आएगी, जबकि इस फार्मूले से कितनी आ रही है? तो ये फार्मूला तो ओनली किसके लिए है बताओ? S के लिए। s के लिए नोड निकालने का या नोडल सरफेस निकालने का फार्मूला है। या तो आप इसे नोड निकाल सकते हैं या नोडल सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया भाई? आगे चले, अगली कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, नोडल प्लेन। क्या बता रहा हूं बताओ? नोडल प्लेन बता रहा हूं। अब नोडल प्लेन क्या है? आपको क्या करना है? किसी चीज को काटना है एक काल्पनिक ब्लेड से, कल्पना करना है ऊपर ऐसे ही, ठीक है ना भाई? कि भाई काट दी, ठीक है, 2 भाग हो जाने चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास एक अमरूद है, इसको चक्कू से काट दो, शर्त यह है कि वो चक्कू इस अमरूद के गूदे से टच नहीं होना चाहिए। अरे इसके अंदर क्या भरा है? अमरूद के अंदर क्या है? खाने का माल। खाने का माल है ना, तो बस ये समझ लो कि चक्कू से काटो, लेकिन चक्कू खाने के माल से नहीं टकराना चाहिए। कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। ये s ऑर्बिटल है, क्या ये? s, और s ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसको एक ब्लेड से काटूं, शर्त यह ब्लेड इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरानी चाहिए, ब्लेड उधर से जानी चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0, वहां से जानी चाहिए ये, नोड से। हाँ नोड से जानी चाहिए। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ तो क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है s में, तो काट सकता हूं क्या? s को नहीं काट सकता ना। प्लेन एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है कि आपको एक हाइपोथेटिकल प्लेन माननी है और उससे आपको ऑर्बिटल को काटना है। हाइपोथेटिकल प्लेन से ऑर्बिटल को काटना है। शर्त क्या है? ब्लेड या प्लेन इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करनी चाहिए। एस में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एस को आप किधर से भी काटो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये कट ही नहीं सकता। तो मैं कहूंगा कि एस में नोडल प्लेन 0 होगी, नहीं कट सकता। एस का समझ में आ गया? कोई सा भी हो, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई सा भी नहीं कटेगा, कोई सा भी नहीं कटेगा, ठीक है? बात कर लें पी की। अब पी मेरे पास 3 है, एक px है, एक py है और एक pz है। ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है? y पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z पे। काटना है भाई, क्या करना है? काटना है। कट जाएगा कि नहीं? ये कट जाएगा रे? अरे यहां से काट दो ना इसको, ये भी तो हाँ ये कट जाएगा। काट दिया इसको, सीधी लाइन से। ये कट गया यहां से,
सही है। तो इसको मैं एक हट के देखो, नोडल प्लेन। इसको नोडल प्लेन बोलेंगे आप। समझ में आया कि नहीं बताओ? न्यूक्लियस के बीच में से काट देगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, बीच में से कट जाएगा। अरे यहां नोड है कि नहीं? ये नोड है, ये देखो, ये लिखा मैंने क्या, नोड। तो यहां से काट दो इसको, कट जाएगा। नोडल प्लेन बराबर एक, नोडल प्लेन एक, इसमें नोडल प्लेन एक। ठीक है। आपके पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। अगर मान लो मैं ये सुई की बात करता और इसमें सुइया घुसाता, तो सुइया तो किसी एक एक्सिस से ही जाता। और ये ब्लेड लग रही है, मान लो 3 अक्स, एक्स वाई जेड, ब्लेड लगा रहा हूं, बताओ कितनी एक्सिस के थ्रू लग रही है ये? बोलो ना, 2 की लग रही है। एक्स और वाई के थ्रू लगती है, एक्स और वाई के थ्रू लगती है। एक पेन और नहीं मिलेगा ना? चलो कोई बात नहीं, ये रजिस्टर पकड़ा मेरे को, बताता हूं मैं। ये रजिस्टर पकड़ा मेरे को, देख देखो, ये x, ये y और ऊपर कौन सी z। ठीक है। ये मेरे पास ब्लेड, मैं इसको काट रहा हूं, सही है। तो ये ब्लेड कितने एक्सिस के थ्रू लग रही है? x के थ्रू और y के थ्रू। z के थ्रू थोड़ी लग रही है, z तो कैसे है, ऊपर और नीचे है, सही है ना? तो ध्यान रखना, ब्लेड हमेशा 2 एक्सिस के थ्रू लगेगी। और अगर ये सुइया होता, मान लो मैं सुए को ऊपर से घुसा दूं, तो बताओ कौन सी जेड की लग रही है? ओनली दोनों को थोड़ी इफेक्ट कर रही है वो। तो सुया घुसाओगे तो वो हमेशा एक, एक्स वाई, इधर से घुसाया मैंने वाई, इधर से घुसाऊंगा तो सुया एक एक्सिस से जाएगा, और अगर मैं काटूंगा तो ये 2 एक्सिस से जाएगा। ब्लेड हमेशा 2 एक्सिस के थ्रू लगती है, ब्लेड हमेशा 2 एक्सिस के थ्रू लगती है। अब आ जाओ, आपके पास 3 अक्ष हैं, एक अक्ष पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो कौन सी अक्षों के थ्रू लगाओगे? बोलो, वाई जेड के थ्रू लगा लो। तो यहां प्लेन का नाम होगा वाई जेड प्लेन। एक्स के साथ नहीं लगा सकते, क्यों? एक्स पे इलेक्ट्रॉन है भाई, ब्लेड इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगी, नहीं लगा सकते। तो कौन सी के थ्रू लगेगी? वाई जेड। यह इलेक्ट्रॉन किस पे है? वाई पे, तो वाई के साथ नहीं लगेगी, कौन सी बच गई? जेड एक्स बच गई। नाम क्या होगा? जेड एक्स प्लेन। क्या बताओ? बोलो, एक्स वाई के साथ लग जाएगी, प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अक्ष का जो प्लेन है ना, उस प्लेन का नाम क्या होगा? जो ब्लेड काटेगी उसका नाम क्या होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन है उसको तो छोड़ दो, क्योंकि बात तो ब्लेड लग ही नहीं सकती। जो बच गई वो लिख दो, बच गई जो लिख दो। बोलो सही कि नहीं? ठीक है। तो ये आपको मैंने प्लेन बता दी। प्लेन का मतलब आप काटोगे भाई, और वहां से कटनी चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन नहीं हो। देखना कितना हो गया, 29। बस फिर ठीक है। अब डी बच गया इसमें, एस का बता दिया प्लेन, पी की बता दी, डी की बच गई। अब इसमें 2 डबल नहीं, 2 डबल आएंगे ना, तो बताएंगे उसके स्ट्रक्चर कल पढ़ेंगे इसके। ठीक है ना भाई? राधे राधे भाई। ये ना